बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज जब अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सिद्धारमैया बादामी और केरूर टाउन विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इस इलाके में कुछ वक्त पहले दो समुदायों की झड़प के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें कई लोग घायल हुए थे और कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। सिद्धारमैया एक समुदाय से जुड़े पीड़ित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे और इस दौरान सिद्धारमैया ने पीड़ित परिवारों को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया, लेकिन उन्हें एक महिला की नाराजगी का सामना करना पड़ा। सिद्धारमैया पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर गाड़ी में सवार हो गए। जैसे ही गुस्से में एक महिला ने मुआवजे के तौर पर दी गई रकम को उनकी गाड़ी पर फेंक दिया, हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि इलाके में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना चाहिए और दोषियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये उम्मीद है उनकी अपने विधायक से, सिद्धारमैया से। इसीलिए महिला ने गुस्से में आकर जो राशि थी उसे गाड़ी पर फेंक दिया। मुआवजा नहीं चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त करवाइए और दोषियों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये मांग है यहाँ स्थानीय लोगों की, जो नेताजी के आने से गुस्सा हो गए, भड़क उठे और जिस तरह से गुस्से का सामना करना पड़ा सिद्धारमैया को, उन्हें चुपचाप यहाँ से निकल जाना पड़ा। मुआवजे की रकम आप देख सकते हैं गाड़ी पर फेंकी गई। सिद्धारमैया की गाड़ी पर इस महिला ने ये मुआवजे की रकम फेंक कर मारी और कहा इससे कुछ नहीं होगा, मुआवजा हमारे लिए काफी नहीं है, हमें चाहिए चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और हमें चाहिए ये आश्वासन कि जो लोग आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिंसा के पीड़ित परिवारों की यही डिमांड है अपने विधायक से और अपने नेताओं से कि आप जब आपको सहूलियत लगती है इलाके में आ जाते हैं, अपने हिसाब से मुआवजा देकर निकल जाते हैं, लेकिन इलाके को ठीक करने के लिए यहाँ पर जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए आपने क्या कदम उठाए? ये वो स्थानीय लोग हैं जो भड़क उठे सिद्धारमैया के यहाँ पहुंचने पर, इस बात पर भी भड़क उठे कि हिंसा के बाद आप पीड़ित परिवारों से मिलने आते हैं और मुआवजा देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बाकी कार्रवाई का क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देश के 25 राज्य इस वक्त तबाही से जूझ रहे हैं। इन राज्यों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों की बेबसी की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। वो तस्वीरें हम आपके सामने भी रख रहे हैं, लेकिन आज एक खास तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये तस्वीर तेलंगाना से आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स अपने 1 महीने के बच्चे को सिर पर टोकरी में रखकर बाढ़ के पानी के बीच सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है। जिसने भी ये तस्वीर देखी वो तो यही कह रहा है कि ये है रियल लाइफ का
में लगातार भारी बारिश मुश्किलों को बढ़ा रही है। राज्य के 20,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। बाढ़ और बारिश से तबाही के मामले में गुजरात सबसे ऊपर दिख रहा है। हालांकि तबाही के बीच इन लोगों के दर्द को बांटने के लिए देवदूत भी आ गए हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं। यहां हर तरफ पानी ही दिख रहा है। पानी के बीच डूबे घरों की छतों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इंडियन कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम एक बच्चे को एयरलिफ्ट कर रही है। बच्चे की मां और उसकी दादी को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका था, लेकिन मां तो मां ही होती है। जब तक बच्चे को एयरलिफ्ट नहीं किया गया, तब तक वो हेलीकॉप्टर में बैठकर रोती रही। जब रेस्क्यू टीम का सदस्य बच्चे को लेकर उनके पास पहुंचा, तब भी उनकी आंखों में आंसू ही थे और फिर बच्चे को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। नवसारी में एनडीआरएफ भी मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम नावों की मदद से सुरक्षित निकाल रही है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाढ़ के बीच रियल लाइफ बाहुबली की कहानी हमने आपको दिखाई और आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हामिद अंसारी की सफाई पर बीजेपी का तस्वीर से पलटवार। पूछा, क्या आईएसआई एजेंट से आतंकवाद से लड़ने की नीति सीख रहे थे? अपने बयान पर कायम पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। कहा, नुसरत मिर्जा को नहीं जानता। 33 साल बाद रुबिया सईद ने अपने अपहरणकर्ता यासीन मलिक को पहचाना। कोर्ट में कुल 4 आरोपियों की पहचान। पटना में गजवाए हिंद का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पीएफआई और एसडीपीआई के ठिकानों पर भी पुलिस की रेड। कई अहम दस्तावेज बरामद। राजस्थान के भरतपुर में हनुमान मंदिर के पुजारी को मिली जान से मारने की धमकी। कन्हैया लाल की तरह हत्या करने की दी चेतावनी। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एमएसजे कॉलेज के गेट पर तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। झारखंड के जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में आदेशों की अनदेखी। शुक्रवार को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं पहुंचे बच्चे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, रविवार को ही रहेगी छुट्टी। कोटा में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में नॉन मुस्लिम बच्चों को सिखाया जा रहा है अब्बू अम्मी बोलना। बजरंग दल ने जताई आपत्ति। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच हुई मुलाकात। शिंदे कैबिनेट में एमएनएस को सीट देने पर हुई चर्चा। भारत की समुद्री ताकत हुई और मजबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में दूनागिरी युद्धपोत किया लॉन्च। पीएम मोदी कल जालौन से करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 28 महीने में 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पटना में गजवाए हिंद का एक संदिग्ध आतंकी आज गिरफ्तार किया गया है। 2 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था ये संदिग्ध आतंकी और इसका नाम ताहिर बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि 2023 में डायरेक्ट जिहाद होगा। चैट में यह भी लिखा पाया गया है कि इंडियन मुसलमान खिलाफत का ऐलान करेंगे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान के लोग भी जुड़े थे। जो तमाम जानकारी सामने आ रही है इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ी हुई, उसके मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप में भारत विरोधी पोस्ट, बांग्लादेशी मुस्लिमों को भड़काने के लिए भी पोस्ट, ये सब पाए गए हैं। गजवाए हिंद का ये संदिग्ध आतंकी आज गिरफ्तार हुआ है और देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा सामने आ रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स के जरिए काफी सारी जानकारी सामने आई है। पटना के फुलवारी शरीफ से ताहिर नाम का ये शख्स गिरफ्तार हुआ है और ये वो व्हाट्सएप पोस्ट है जिसके जरिए अब एजेंसीज पता चला रही हैं कि इनका बड़ा प्लान क्या था। एआईएमआईएम को सपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अब 2023 में डायरेक्ट जिहाद करेंगे, ये घोषणा की गई। इस व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए थे उसमें पाकिस्तान के भी तार पाए गए हैं और खिलाफत का ऐलान हम इंडियन मुस्लिम करेंगे,
ये इस व्हाट्सएप चैट के जरिए पता चल रहा है। ने कुछ नंबरों को जीरो डाउन किया था। एक ऐसा नंबर पता चला था जिसमें बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट, राष्ट्र विरोधी वीडियोस, नारे इत्यादि उनका प्रचार और प्रसार किया जा रहा था। उसी नंबर को जब डेवलप किया गया, इस लड़के को ज़ीरो डाउन किया गया। कल रात को इसकी गिरफ्तारी की गई है, इस सुपुर एरिया से गिरफ्तारी की गई है। उसके पश्चात इसको थाना लाया गया और इसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसका तकनीकी विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि ये व्यक्ति गज़वा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था और इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं थाईलैंड। थाईलैंड में एक हथिनी और उसके 1 साल के बच्चे को गड्ढे से निकालने के लिए एक खास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वन विभाग का ये रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन 7 घंटे तक चला और आखिरकार दोनों को बाहर निकाल लिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें थाईलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क की हैं। और लोगों का ये हुजूम एक मासूम जानवर की मदद करने के लिए पहुंचा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण हाथी का एक बच्चा गड्ढे में गिर गया और मूसलाधार बारिश के बीच जब हथनी अपने बच्चे को बचाने पहुंची तो वो भी गड्ढे में फंस गई। बारिश की वजह से दलदल हो गया था और काफी कोशिशों के बावजूद हथनी और बच्चा दोनों ही गड्ढे से निकलने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। खबर मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मां के पास होने के कारण टीम का बच्चे के नजदीक जाना मुश्किल था, इसलिए पहले हथनी को बेहोश किया गया और उसके बाद दोनों को बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। रेस्क्यू टीम ने दोनों को बाहर निकालने के लिए गड्ढे के बगल में ही एक ढलान बनाई जिससे दोनों दलदल भरे रास्ते से निकल सके। रेस्क्यू टीम का यह ऑपरेशन तकरीबन 7 घंटों तक चला और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल छू लेने वाली ये तस्वीरें आई है थाईलैंड से और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गोटबाया राजपक्से के इस्तीफे के बाद पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने ली श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद की शपथ। चीफ जस्टिस जयंत जयसूर्या ने दिलाई शपथ। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से ने दिया इस्तीफा। श्रीलंका संसद के स्पीकर ने की आधिकारिक घोषणा। श्रीलंका में गोटबाया के इस्तीफे के बाद जश्न का माहौल। राजधानी कोलंबो में नाचते गाते नजर आए लोग। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 142वां दिन। डोनेट्स्क में जारी है आमने सामने की लड़ाई। रूस समर्थित अलगाववादियों का दावा, कहा यूक्रेन ने एक बस स्टैंड पर की बमबारी, हमले में 2 लोगों की मौत। यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर भी रूसी सेना ने की बमबारी। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस डिवीजन ने जारी किया हमले के बाद का एक वीडियो। यूक्रेन के विनित्सिया शहर में हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बीते दिन रूसी सेना ने एक इमारत पर दागी थी मिसाइल। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जेलेंस्की ने रूस पर लगाए आरोप, कहा रूस के मिसाइल हमले में 20 नागरिकों ने गंवाई जान। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। यूरोप में गर्मी का कहर जारी। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने किया 49 बच्चों का रेस्क्यू।
स्पेन में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग परेशान। स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। दक्षिण पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। आग के कारण शहर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। एजेंडा इंडिया में गौहर चिश्ती की अजमेर की कोर्ट में पेशी हुई है। 7 जून तक पुलिस की कस्टडी में रहेगा गौहर चिश्ती। सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे और भड़काऊ नारेबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया गौहर चिश्ती को कल हैदराबाद से। अब 17 जून को अजमेर में जो भड़काऊ नारेबाजी हुई उसके चलते गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के बाद अजमेर कोर्ट में उसकी पेशी हुई और कहा यह जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में रहेगा गौहर चिश्ती 7 तारीख तक। सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे और 17 जून को ये नारे लगे थे अजमेर में। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से जो तार जुड़ रहे हैं उनकी भी पूछताछ होगी और तमाम लिंक्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन सब पर कार्रवाई करने के लिए, पूछताछ करने के लिए पुलिस को कस्टडी दी गई है गौहर चिश्ती की, जिनकी कल हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई थी। जयपुर से हैदराबाद तक फ्लाइट लेकर पहुंच गया था गौहर चिश्ती और गौहर चिश्ती की जब कल गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि वो भेस बदल कर इस इलाके में रह रहा था और कल रात को ही, देर रात को ही पुलिस उसे वापस अजमेर लेकर आई और अब 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। सर तन से जुदा के नारे लगाए थे दरगाह के बाहर गौहर चिश्ती ने। आज पेशी हुई कोर्ट में और अब 7 दिन की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में रखा जाएगा गौहर चिश्ती को। माननीय न्यायालय से 10 दिन का पीसी रिमांड चाहा था अनुसंधान के लिए। श्रीमान द्वारा 22 तारीख तक पीसी रिमांड स्वीकृत किया है। विस्तृत अनुसंधान करने के लिए रिमांड चाहा है। सभी बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे। दोनों को दिया क्या सर? नहीं, एक के लिए। अब मुनव्वर के लिए क्या कार्रवाई की मांग है? मुनव्वर ने मुलजिम को शरण दी थी। शरण की जो विधि अनुसार धाराएं हैं उनके अनुसार उसको जमानत दी गई है। उससे अनुसंधान लेकिन जारी रहेगा। मुनव्वर को जमानत, मुनव्वर वापस हैदराबाद जाएगा कि यहाँ ही रखा जाएगा? ये इस बारे में मैं नहीं कह सकता। कब पेश किया जाएगा? मुनव्वर को पेश नहीं करना है, जमानती अपराध था, जमानत दी गई है। 22 तारीख तक पीसी दिया है। कितने दिन का मांगा था सर? 10 दिन का मांगा था। थैंक यू। गौहर चिश्ती की कल गिरफ्तारी हुई हैदराबाद से, आज कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद पुलिस को 7 दिन की कस्टडी दी गई है गौहर चिश्ती की। गौहर चिश्ती के क्या कोई पीएफआई से कनेक्शन है, पाकिस्तान से क्या कोई फंडिंग आ रही थी, किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई थी, भड़काऊ बयानबाजी के पीछे, नारेबाजी के पीछे क्या बड़ा मकसद था और किस तरह से इस तमाम वारदात के तार जुड़े हैं उदयपुर के कन्हैयालाल के मर्डर केस से, इन सभी चीजों पर पुलिस पूछताछ इस वक्त कर रही है और 7 दिन की पुलिस कस्टडी अब मिली है जिस दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और पूरा जो बड़ा मकसद था, जो प्लान था सरतन से जुदा के नारों के पीछे, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। हैदराबाद से कल गिरफ्तारी हुई गौहर चिश्ती की। जयपुर से फ्लाइट लेकर हैदराबाद पहुंचने में कामयाब हो गया था गौहर चिश्ती। यहां भेस बदल कर रह रहा था और पुलिस ने राजस्थान पुलिस ने और हैदराबाद पुलिस ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन किया। इसे कल रात गिरफ्तार किया गया और कल ही वापस अजमेर लाया गया। आज कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी दी है अब 7 दिन की। इस दौरान पुलिस तमाम जानकारियां निकालेगी गौहर चिश्ती से और गौहर चिश्ती पर आरोप है भड़काऊ नारेबाजी का। ये नारेबाजी दरगाह के बाहर हुई थी अजमेर में और अब इसके तार कैसे जुड़े हैं कन्हैयालाल के हत्याकांड से, वो तमाम जानकारी भी जुटाने में लगी है प्रदेश की पुलिस। सीधी तस्वीरें आ रही हैं। गौहर चिश्ती को आज कोर्ट में पेश किया गया और जैसे ही अपडेट आई कि कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी है, अब उसे ले जाया जा रहा है कोर्ट से। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गौहर चिश्ती को, जिसे कल रात को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रहेगा गौहर चिश्ती। भड़काऊ नारेबाजी का आरोप है और आरोप ये भी है कि कन्हैयालाल हत्याकांड के जो 2 मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, उनसे मिला भी था गौहर चिश्ती। इस बीच कितने लोगों के संपर्क में आए, किस तरह से उन लोगों ने इसकी मदद की और क्या बड़ी प्लानिंग थी,
दो समुदायों को आपस में भिड़ाने की, उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। एजेंडा इंडिया का में एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। और अब बॉलीवुड के दबंग खान की हत्या की साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, अपने खास शूटर को भी जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन उसकी साजिश कामयाब नहीं हो पाई। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की हत्या की साजिश से जुड़ी एक एक बात कबूली है। कैसे हुआ गैंगस्टर लॉरेंस का मोस्ट वांटेड टारगेट मिस, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। दबंग खान की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा। हत्या का पूरा प्लान हुआ एक्सपोज। सलमान को मारने का था फुल प्रूफ प्लान। लॉरेंस का सबसे सनसनीखेज खुलासा। करेंगे तो पता लग जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। सबसे खतरनाक शूटर ने की थी तैयारी। कैसे हुआ लॉरेंस का मोस्ट वांटेड टारगेट मिस? मूसेवाला हत्या के मामले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई लगातार बड़े खुलासे कर रहा है। अभी तक तो यह सामने आया था कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता था। सलमान खान के पिता को एक धमकी का पत्र भी भेजा गया था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी हत्या की योजना बता दी है। पहले लॉरेंस बिश्नोई की धमकी सुनिए। करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लॉरेंस बिश्नोई ने काफी पहले ही सलमान खान को धमकी दी थी और इस पर यह शातिर क्रिमिनल धीरे धीरे काम कर रहा था। अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सलमान खान की लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी रेकी करवाई थी। आपको आगे बताएंगे कि आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई दबंग खान को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले उसकी पूरी प्लानिंग समझिए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या के लिए अपने सबसे भरोसेमंद और बेहद खतरनाक शूटर संपत नेहरा को जिम्मेदारी सौंपी थी। यह है संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई का बेहद खास शूटर और लॉरेंस के कहने पर कई लोगों की हत्या करने वाला संपत नेहरा, जो लॉरेंस के कहने पर किसी की भी हत्या कर देता था और शायद ही कभी वो चूकता था। यही संपत नेहरा सलमान को मारने वाला था। यही संपत नेहरा पिस्टल लेकर सलमान के बेहद करीब पहुंच गया था और यही संपत नेहरा जिसने सलमान को मारने के लिए विशेष राइफल खरीदी थी। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। दबंग खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। सलमान खान को मारने का जो प्लान था उसके लिए आपको आज से 4 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि हत्या की ये पूरी प्लानिंग 2018 में की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने संपत नेहरा को हत्या का काम सौंपा। संपत नेहरा ने 2018 में मुंबई आकर सलमान की रेकी की। सलमान खान के करीब संपत नेहरा नहीं पहुंच पाया। संपत के पास जो पिस्टल थी वो कम रेंज की थी। सलमान खान पिस्टल की रेंज से काफी दूर थे। रेंज से दूर होने की वजह से संपत नेहरा सलमान खान को नहीं मार पाया। संपत नेहरा भले ही सलमान की रेकी कर चुका था और उसके करीब भी पहुंच गया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का ये खास शूटर
चाहकर भी सलमान के सुरक्षा के घेरे को नहीं तोड़ पाया। इसलिए जिस पिस्टल से वो हत्या करना चाहता था वो उससे कर नहीं पाया। लेकिन संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई किसी भी कीमत पर सलमान की हत्या करना चाहते थे और इसके लिए प्लान 2 एक्टिव किया। संपत नेहरा जब पहली बार में कम रेंज की पिस्टल की वजह से सलमान खान को मार नहीं पाया तो उसने ये बात लॉरेंस बिश्नोई को बताई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने दूसरी बंदूक खरीदने की योजना बनाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान को मारने के लिए स्प्रिंग राइफल खरीदने की योजना बनाई गई। लॉरेंस ने दिनेश फौजी को एक राइफल खरीदने को कहा। राइफल के लिए दिनेश के जानकार अनिल पांड्या को पैसे दिए गए। राइफल के लिए अनिल पांड्या को 3 से 4 लाख रुपए दिए गए। राइफल दिनेश फौजी के घर पर रखी जानी थी। पुलिस ने दिनेश फौजी को पकड़ लिया। दिनेश फौजी के बाद संपत नेहरा भी पकड़ा गया। सलमान खान को मारने के लिए बेहद खतरनाक स्प्रिंग राइफल खरीदी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को मारने के लिए हर तैयारी खुद कर रहा था, हर योजना खुद बना रहा था। इसलिए उसने अपने खास आदमी को राइफल खरीदने के लिए चुना और आसानी से यह राइफल उसे मिल भी गया। अगर संपत नेहरा और दिनेश फौजी पकड़े नहीं जाते तो अंजाम बेहद खतरनाक होता। इस घटना को 4 साल हो चुके हैं। मूसेवाला की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई से कई 100 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक कई खुलासे कर रहा है। इसी पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि काला हिरण हत्या मामले में सलमान खान का नाम आने के बाद से ही वो सलमान खान से नाराज था और उनकी हत्या करके उन्हें सबक सिखाना चाहता था। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। वो बॉलीवुड स्टार सलमान खान की भी हत्या की साजिश रच रहा था ताकि माया नगरी मुंबई में अपना सिक्का जमा सके। लॉरेंस ने कम वक्त में अपराध की दुनिया में नाम कमा लिया। वो कई साल से जेल में था और इसके बावजूद सलाखों के पीछे से अपना गैंग चला रहा था। आपको दिखाते हैं कि एक लॉ स्टूडेंट कैसे बन गया सबसे बड़ा गैंगस्टर। ये तस्वीरें 29 मई की हैं, जब पंजाब का मानसा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था और पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या ने पंजाब ही नहीं देश को भी झकझोर कर रख दिया था। जैसे जैसे इस हत्याकांड की तफ्तीश आगे बढ़ी, जांच एजेंसियों की जुबान पर एक नाम बार बार आने लगा। ये नाम था पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश तक अपराध का जाल बुनने वाले एक गैंगस्टर का नाम लॉरेंस बिश्नोई उर्फ पालकरन बराड़ उर्फ पल्लू। उम्र 30 साल। पता गांव दूतरवाली, अबोहर, जिला फाजिल्का, पंजाब। एक लॉ स्टूडेंट रहा लॉरेंस बिश्नोई कुछ ही साल में जराइम की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम सामने आने के बाद हर तरफ उसकी ही चर्चा है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हत्या समेत करीब 100 मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस ने उसे मकोका सहित आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया था। परसों से उसने आजाद हवा में सांस नहीं ली थी, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उसका गैंग काम करता रहा। जेल में बंद रहने के बावजूद वो अपना नेटवर्क फैलाता रहा। बताते हैं कि जेल में ही उसके कदम अपराध की दुनिया में मजबूती से जम गए। अपराध की जिस दुनिया में वह अपना सिक्का चलाना चाहता है, माँ बाप ने उसके लिए वैसे सपने नहीं देखे थे।
पंजाब के फाजिल्का में 12 फरवरी 1992 को कांस्टेबल पिता और पढ़ी लिखी मां के घर जब एक बच्चे ने किलकारी ली तो खूबसूरत बच्चे का गोरा रंग देखकर मां अपने उसका नाम रख दिया लॉरेंस। लॉरेंस यानी बिल्कुल साफ, चमकता हुआ सफेद। बिश्नोई परिवार ने उसको अच्छी परवरिश दी। खेल कूद में उसके शौक को देखकर माँ बाप ने सपने देखने शुरू कर दिए खेल की दुनिया में उसके चमकने का। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ता था, कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतर गया। साल 2008 में उसने पहली बार उदय नाम के एक छात्र पर गोली चलाई और जेल गया। जेल में उसकी दोस्ती पंजाब के हथियार तस्कर रंजीत डुपला से हुई। फिलहाल अमेरिका में रह रहे रंजीत ने ही लॉरेंस और उसके गैंग को हथियार मुहैया कराए। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस ने SOPU यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक संगठन बनाया। साल 2010 में SOPU के बैनर पर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लॉरेंस बिश्नोई ने जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो चुनाव हार गया। बाद में उसने चुनाव में हारने वाली पार्टी के सदस्य पर गोली चला दी। लॉरेंस को जेल जाना पड़ा और यहीं से उस पर मुकदमों की शुरुआत हो गई। पढ़ाई के दौरान ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की दोस्ती हुई। आगे चलकर कई मामलों में उसके साथ गोल्डी बराड़ का भी नाम सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई ने 2012 में लॉ की पढ़ाई खत्म की, लेकिन SOPU की कमान अपने पास ही रखी। 2016 में जालंधर के जेल सुपरिटेंडेंट पर गोली चलाई। इस मामले में वो गिरफ्तार भी हुआ। 2017 में अपने दोस्त संपत नेहरा के साथ मिलकर फिरौती के धंधे में उतर गया। लॉरेंस बिश्नोई अजमेर जेल में रहने के दौरान अनंतपाल गैंग के संपर्क में आया। छोटे मोटे अपराधों से धमक बनने लगी तो लॉरेंस को इसमें मजा आने लगा। यहीं से उसके मन में डॉन बनने का ख्याल आया और कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर उसने एक गैंग बना लिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा में उसने अपने गैंग का नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया, जो बाद में कई राज्यों तक फैल गया। छात्र राजनीति के दौरान हत्या की कोशिश के केस के बाद अप्रैल 2010 में उस पर एक घर में जबरन घुसने का मामला दर्ज हुआ। फरवरी 2011 में मारपीट और फोन की चोरी का, और इसके बाद ये सिलसिला ऐसा चला कि 100 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। पंजाब में अपराध की दुनिया में जड़े जमाने के बाद लॉरेंस दिल्ली में अपनी धमक दिखाना चाहता था। साल 2016 में लॉरेंस की मुलाकात काला जठेरी गैंग के मेंबर राजू बसोदी और नरेश सेठी से हुई। इन दोनों ने लॉरेंस की मुलाकात संदीप उर्फ काला जठेरी से करवाई। फिर दोनों मिलकर हरियाणा में अपना गैंग चलाने लगे। इसके बाद लॉरेंस ने वीरेंद्र उर्फ काला राणा और राजू बसोदी को फर्जी पासपोर्ट पर थाईलैंड भिजवा दिया। राजू और वीरेंद्र बाहर से गैंग संभालने लगे। फिर संदीप उर्फ काला जठेरी ने लोकल गैंग्स जितेंद्र गोगी और विकास लंगरपुरिया से हाथ मिला लिया। लॉरेंस बिश्नोई भले ही कई साल से जेल में हो, लेकिन सलाखों के पीछे से ही उसका काला कारोबार लगातार चलता रहा। हालांकि जराइम की दुनिया में सिक्का जमाने के बाद उसके कई फाइनेंसर हुए। लॉरेंस बिश्नोई का मेन फाइनेंसर कैलाश मंगू, जो अवैध शराब का धंधा करने वालों से प्रोटेक्शन मनी लेता था। भागीरथ बिश्नोई, जो MP और राजस्थान में अवैध अफीम का धंधा करने वालों से प्रोटेक्शन मनी लेता था। मांगीलाल, जो नारकोटिक्स सब्सटेंस का अवैध काम करने वालों से प्रोटेक्शन मनी वसूलता था। मुकेश ठाकुर, जो राजस्थान से अवैध माइनिंग करने वालों से प्रोटेक्शन मनी लेता था। बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध के रास्ते कई करोड़ की संपत्ति बनाई। आरोप है कि मूसेवाला मर्डर से पहले तक वो 40 से ज्यादा सिम के साथ जेल से ही हत्या और फिरौती के लिए अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आगे बढ़ते हैं और आज कनाडा से एक चौंका देने वाली खबर आई। कनाडा में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 1985 में एयर इंडिया बम धमाके में रिपुदमन सिंह का भी नाम आया था, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। रिपुदमन सिंह पर कनाडा में लंबे वक्त तक केस चला। 2005 में उन्हें बरी कर दिया गया था। पंजाबी मूल के कनाडाई सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गुरुवार सुबह कनाडा के सरे इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उस समय हुई जब वो अपनी कार में सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए हत्यारे एक कार में आए थे। कार को कुछ दूरी पर खड़ी कर हत्यारे फिर बाइक पर सवार हुए थे। इसके बाद हमलावर रिपुदमन के नजदीक आए और गोलियां चला दी। उनके घर के पास 3 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। फायरिंग काफी करीब से की गई और रिपुदमन सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने कार को आग के हवाले कर दिया। ये कार हत्या वाली जगह से कुछ ही दूर चलती हुई मिली। आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने सबूत मिटाने के लिए कार में आग लगा दी और फरार हो गए। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। रिपुदमन सिंह कनाडा के एक सफल कारोबारी के साथ साथ सिख संस्थाओं के प्रतिनिधि भी थे। रिपुदमन सिंह पर 1985 में एयर इंडिया के एक विमान कनिष्क को बम धमाके से उड़ाने का आरोप लगा। विमान कनाडा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन आयरिश हवाई क्षेत्र के आसमान में धमाके के साथ उड़ा दिया गया। प्लेन में ब्लास्ट होने से 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस आतंकी घटना में कई लोगों के नाम सामने आए थे। उन्हीं में से एक नाम रिपुदमन सिंह मलिक का भी था। इस मामले में 2005 तक रिपुदमन सिंह कनाडा की जेल में बंद रहे। विमान में ब्लास्ट के करीब 20 साल बाद उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। रिपुदमन सिंह पहले खालिस्तान के हिमायती थे, बाद में उनकी विचारधारा बदल गई थी। अंतिम समय तक वो सिखों को अलगाववादी नेताओं से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे थे। बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने एक गल की समझ नहीं आई कि पंथ दोखियां वालों ये जड़ा कारा किया गया है, इसके पीछे की वजह सी। रिपुदमन सिंह मलिक पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी के सिख समुदाय के लिए उठाए गए कदमों की दिल खोलकर तारीफ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गौहर चिश्ती की आज अजमेर कोर्ट में पेशी हुई और उन्हें 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। गौहर चिश्ती पर सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने का आरोप है। 17 जून को अजमेर में भड़काऊ नारेबाजी की थी गौहर चिश्ती ने और कल हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई थी गौहर चिश्ती की। हैदराबाद जयपुर से हैदराबाद पहुंचा गौहर चिश्ती फ्लाइट के जरिए और कल रात को राजस्थान पुलिस और हैदराबाद पुलिस ने मिलकर छापेमारी की और उसके बाद पकड़ा गौहर चिश्ती को। हैदराबाद से कल रात को ही उसे वापस अजमेर लाया गया। आज उसकी पेशी हुई अजमेर कोर्ट में और 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने सुने, गौहर चिश्ती ने 17 जून को अजमेर में लगाए थे भड़काऊ नारे और उसके बाद से ही लगातार गायब रहे। काफी समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे। हैदराबाद से कल रात उसे पकड़ा गया।